इस कक्षा में और हम यह कक्षा लाए हैं हिंदी साहित्य में जो अभ्यर्थी सेट नेट इत्यादि परीक्षाएं दे रहे हैं तथा टीजीटी पीजीटी की हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो अत्यंत लाभदायक होगा। इस प्रकार की अन्य वीडियो भी हम बनाते रहेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमने विषय लिया है भाषा एक परिचय। तो भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तायाम वाची अर्थात व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवान रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। हम भाषा की परिभाषाएं भारतीय जो विद्वान हैं उनके द्वारा सर्वप्रथम जानेंगे। उससे पहले कहा भी गया है कि भाष्यते अनेनिति भाषा, अर्थात जिसको भाषित किया जाए, बोला जाए, वही भाषा है। और संप्रेषण का माध्यम भी भाषा होती है। हम जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम जिस माध्यम से करते हैं वह हमारी भाषा होती है, और हम भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाते हैं और उसके विचार हम तक आते हैं। अब भाषा के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें बोली जाने वाली भाषाएं तथा सिंबॉलिक सांकेतिक भाषा और अन्य प्रकार भी आप भाषा के विषय में जानेंगे। तो यह भाषा क्या है, इस बात का उत्तर हमें प्राप्त हुआ। निश्चित ही भाषा क्या है जब बात आएगी तो आपके मन मस्तिष्क में यही उत्तर आएगा कि जो जिसे भाषित किया जाए, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, वही भाषा है। अब विभिन्न विद्वानों ने भाषा के संदर्भ में क्या कहा है, आइए हम जानते हैं। भारतीय विद्वानों की बात करें तो पतंजलि ने कहा है व्यक्ता वाची वर्णा एषा तयमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो बात यह है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा या बुद्धि का आदान प्रदान करने के लिए जिन व्यक्त ध्वनियों या संकेतों को हम अपने दैनिक व्यवहार में लाते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। यह बात कही है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु का कहना है कि एक भाषा साधन है और ऐसा मनुष्य का साधन है जो अपने व्यक्त किए हुए विचार दूसरों पर या दूसरों तक पहुंचा सकता है भाषा के माध्यम से, और दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझ सकता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा के संदर्भ में कहा है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। भोलानाथ तिवारी की जो परिभाषा है डॉक्टर साहब की, वो वास्तव में एक तकनीकी से भरी हुई भाषा में निबद्ध है। वो कहते हैं कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप, एक ऐसा निश्चित प्रयत्न होता है जिसका परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप मनुष्य के मुख से जो भी शब्द निश्रित होते हैं वह सार्थक ध्वनि, और वह कैसे होते हैं, सार्थक ध्वनियों की समष्टि, अर्थात एक गुच्छा होता है। समष्टि को गुच्छे के रूप में लें या सार्थक शब्दों को का जो कतार होती है या एक क्रम होता है, वही भाषा है।
और वो भाषा कैसी होगी कि उसका हम विश्लेषण भी कर सकते हैं और अध्ययन भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। यह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपनी भाषा की परिभाषा में कहते हैं। आइए अब जानते हैं पाश्चात्य विद्वान भाषा के संदर्भ में क्या कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। हेनरी स्वीट नाम के एक भाषाविद हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्द ऐसे शब्द जो ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं और उनके द्वारा जो विचारों का प्रकटीकरण है उसी को हम भाषा कहते हैं। क्रोच एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। भाषा उस स्पष्ट आप समझते ही हैं जिसमें कोई भी भ्रम ना हो, किसी प्रकार का ऐसी बात ना हो कि जिसे हम समझ ना पाएँ, तो वो स्पष्ट होती है, सीमित होती है तथा सुसंगठित ध्वनि होती है। इस प्रकार की 3 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं: स्पष्ट ध्वनियाँ, सीमित ध्वनियाँ तथा सुसंगठित, मतलब जो एक क्रम से कहें या जिसका संगठन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, ऐसी ध्वनियों को भाषा कहा जाता है। और जो अभिव्यंजना लिए नियुक्त की जाती हैं, और कैसे नियुक्त की जाती हैं ये ध्वनियाँ जिनको हम अभिव्यंजित कर सकें, जिनका हम अर्थ निकाल सकें, जिनको हम बात कह सकें, वह क्रोचे के अनुसार भाषा है। ध्वनियाँ 3 तरह से उन्होंने व्यवस्थित की हैं: स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित। गार्डिनर विचारक हुए हैं पाश्चात्य, उन्होंने कहा है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। तो गार्डिनर कहते हैं कि विचारों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं, कहते हैं, तो जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों को व्यवहार किया जाता है, जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो उसके बात करने के लिए या हम अपनी बात को कहने के लिए जिन स्पष्ट ध्वनि संकेतों को व्यवहार में लाते हैं वही हमारी भाषा बन जाती है, उसे ही हम अपनी भाषा कहते हैं। ओतो एस्पर्सन ये कहते हैं कि मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ओतो एस्पर्सन तो इनका कहना है कि मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा ध्वनि के रूप में जो शब्द निकलते हैं उनके द्वारा स्वयं के विचार को प्रकट करता है। मानव का जो मस्तिष्क होता है वह विचारों को प्रकट करने के लिए उन शब्दों का निरंतर उपयोग करता है जिनसे विचार प्रकट हो सके। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। यह ओतो एस्पर्सन कहते हैं। तो ये 4 पाश्चात्य विद्वानों को हमने लिया, इनके द्वारा भी भाषा क्या है हमने जाना। आइए अब आगे हम जानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं। तो एक तरफ हम सिद्धांत लिख रहे हैं, दूसरी तरफ प्रवर्तक। तो दिव्योत्पत्ति, दिव्य मतलब डिवाइन थ्योरी, जैसे हम कहते हैं दिव्य रूप से भाषा उत्पन्न हुई है। तो यह प्राचीन धर्म ग्रंथ जितने भी हैं हमारे, चाहे वो वेद हों, पुराण हो या फिर अन्य ग्रंथ हों, उन सभी में भाषा को दिव्यता की उत्पत्ति कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा के उत्पत्ति में एक बात कही गई है कि नृत्यावसाने नटराज राज ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामासनकादि सिद्धम ये तद्विमर्शम शिव सूत्र जालम। अर्थात जब शिव ने अपने डमरू को बजाया तो उस डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए और उन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही संपूर्ण संस्कृत की व्याकरण रचित है। यह सुसिद्ध है। तो बात यह है कि यहाँ जो उत्पत्ति की डिवाइन थ्योरी है या दिव्योत्पत्ति कहा गया है, वह इस प्रकार के स्वरूप से ही कहीं ना कहीं भाषा का रूप प्राचीन धर्म ग्रंथों में दिव्यता के रूप में माना जाता है। अब दूसरा होता है संकेत, है ना, का सिद्धांत या एग्रीमेंट थ्योरी।
रूसो की ही थ्योरी है, रूसो ने कहा है संकेत सिद्धांत के विषय में। रणन डिंग डोंग थ्योरी, प्लेटो, हेज एवं मैक्समूलन ने रणन की थ्योरी दी है। चौथी है इंगित, जेस्चर थ्योरी, डॉक्टर राय। धातु रूट थ्योरी, हेज एवं मैक्समूलन ने धातु सिद्धांत दिया है भाषा का। श्रम ध्वनि, ओ ये हो थ्योरी द्वारे नॉयरे। संपर्क, कॉन्टैक्ट थ्योरी, जी रेवेज। समन्वय या हेनरी स्वीट ने यह सिद्धांत दिया है। तो यह 8 सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, इन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न हो सकता है कि द्रव्योत्पत्ति के प्रवर्तक कौन हैं, संकेत के कौन हैं, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है, तब हम अपनी परीक्षा में भाषा से संबंधित प्रश्न को, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हमें उनके पीछे के तथ्यात्मक स्वरूप को जानना होता है, और उसको जानने के लिए इसे हमें ध्यान में ज़रूर रखना होगा। अगला है भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, हम जानते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है ना, ये भाषा की एक विशेषता है या प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। दूसरा, भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। भाषा कैसी होती है? सतत प्रवाहमान होती है, कंटिन्यू फ्लो करती है भाषा। सहज होती है, सहज से यहाँ पर अर्थ है जिसे सब कोई समझ सकें। नैसर्गिक होती है, नैसर्गिक का अर्थ होता है कि जो हम पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, अपने पूर्ववर्तियों से प्राप्त करते हैं, उसे नैसर्गिक स्वरूप में हम ले सकते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति होती है, और भाषा को हम अर्जित करते हैं, है ना। भाषा परिवर्तनशील है और भाषा बदलती भी है। भाषा का स्वरूप परिवर्तित भी होता है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? मनुष्य के हृदय के भावों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति, और कैसी संपत्ति है? भाषा अर्जित, जैसे अर्जित किया गया हो, जैसे कमाया गया हो। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, और कैसे हम सीखते हैं भाषा को? अनुकरण से, एक का सुन के दूसरा व्यक्ति सीखता है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा जटिलता से सरल की ओर जाती है ना, और संयोगात्मकता से वियोगात्मकता से, मतलब जहाँ पर भाषा संयुक्त हो रही हो उससे वियोगात्मक स्तर पर हम भाषा में जब ज़्यादा समझने लगते हैं तो जानने लगते हैं। भाषा परंपरागत वस्तु है, और कैसी वस्तु है भाषा? ट्रेडिशनल, परंपरागत, परंपरा से चली आती है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। हर एक भाषा के संरचना के सिद्धांत भी अलग होते हैं। आगे देखिए, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न हैं। यह हमारी भाषा विकास के चरण हैं। आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक, 4 चरण से होकर कोई भी भाषा गुजरती है। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न हैं। बहुत सारे रूप हैं अब भाषा के। मानक या परिनिश्चित भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, डायलेक्ट, अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा, स्लैंग, व्यक्ति बोली, आइडियोलेक्ट, विशिष्ट भाषा, प्रोफेशनल लैंग्वेज, कूट भाषा, सीक्रेट लैंग्वेज, कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। तो यह है भाषा का सामान्य सिद्धांत, और उसको हमने जाना। आशा है इसमें आप भाषा के विषय में बहुत कुछ समझे होंगे। अब भाषा के परिवार, भारोपीय परिवार या अन्य परिवारों के विषय में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।